नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीडीएस के बारे में। टीडीएस क्या होता है, किस लिए ये डिडक्ट करना पड़ता है, किस तरीके से गवर्नमेंट को जमा होता है, किस तरीके से इसकी रिटर्न फाइल होती है, अगर अपन ये काम नहीं करते तो क्या इसकी पेनल्टी है, क्या इसकी कंसिक्वेंसेज है। आज डिटेल में इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि अगर आप किसी बंदे को कोई पेमेंट कर रहे हैं किसी चीज की, तो आप उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट टीडीएस के रूप में कट कर लेंगे और उस अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे। और जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा सामने वाला पर्सन, तो वो उसका बेनिफिट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ले सकता है। जो भी आप डिडक्ट करते हैं और जमा करवाते हैं गवर्नमेंट के पास, वो उसको उसकी रिटर्न के अंदर 26AS फॉर्म के अंदर दिखता है, जो कि उसका बेनिफिट वो ले सकता है अपनी आईटीआर भरने के टाइम पर। ठीक है जी, ये इसका सिंपल मतलब होता है। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं जिसके अंदर अपने को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, लेकिन जो अपने आज डिस्कस करने वाले हैं वो वही केस डिस्कस करने वाले हैं जो कि ज्यादातर कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल है। वही आप लोगों के लिए मेन है, क्योंकि वो तो आपको आने ही चाहिए। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि भाई हम लोग इसकी पूरी डिटेल में वीडियो बनाएं, हर एक सेक्शन को डिटेल में कवर करें, या कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन को डिटेल में कवर करें, तो उसकी रिगार्डिंग भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग एक डिटेल वीडियो एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर बनाएंगे। ठीक है जी। अब अगर अपन बात करें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की, तो कौन से जनरली एप्लीकेबल केसेस होते हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं। पहला केस होता है रेंट का, कि अगर आप किसी को रेंट पे करते हैं तो उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। दूसरा जो जनरली एप्लीकेबल केस होता है वो होता है प्रोफेशनल सर्विसेज का, जैसे कि अगर आप सीए से ले रहे हैं सर्विस, कोई डॉक्टर से सर्विस ले रहे हैं, कोई एडवोकेट से सर्विस ले रहे हैं, तो इनके ऊपर भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। तीसरा जो मेन तौर पे केस आता है वो आता है अगर आप कोई कमीशन की सर्विस ले रहे हैं, किसी को कमीशन पे कर रहे हैं, तब आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। अगला केस होता है कि आप अगर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं किसी को, तब आपको डिडक्ट करना पड़ता है। और अगर इसमें भी कोई फॉल नहीं कर रहा है, तो एक जो लास्ट केस जो जनरली यूज होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का। ठीक है जी। अब अपन इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि टीडीएस किस किस पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो टीडीएस मेनली दो टाइप के बिजनेसेस होते हैं जिसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। पहला तो होता है बिजनेस इंडस्ट्री, और दूसरा हो गया प्रोफेशनल इंडस्ट्री। प्रोफेशनल इंडस्ट्री का मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक आप एडवोकेट हैं, आप सीए हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप डॉक्टर हैं, इस टाइप की अगर कोई आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर। अगर आपकी टर्नओवर उस केस में 50 लाख क्रॉस हो जाएगी, तो आपको टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे और आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपका किसी टाइप का बिजनेस है, लाइक आप किसी चीज की सेल्स परचेज कर रहे हैं, कुछ बना के बेच रहे हैं, तो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे टीडीएस के प्रोविजन, अगर आपकी सेल्स की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ क्रॉस कर जाती है तो। ठीक है जी। अब अगर अपन इसके अंदर बात करें, ये तो हमने बात की कि एप्लीकेबल कब कब है। अब अपन केस डिस्कस करते हैं कि कौन से केस में क्या क्या लिमिट है। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो केस है वो है रेंट का। रेंट के अंदर दो तरीके के रेंट एप्लीकेबल हो जाते हैं, एक मशीनरी के ऊपर रेंट और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट। ठीक है जी। यानी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो उसके ऊपर भी रेंट पे टीडीएस लगता है। अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी, कोई इक्विपमेंट ले लेते हैं रेंट पे, तो उसके ऊपर भी टीडीएस एप्लीकेबल होता है। तो लेकिन इन दोनों के अंदर रेट अलग अलग होता है। आप अपन डिटेल में बात करते हैं। जो पहले बजट से पहले 2025 का जो बजट अभी आया है थोड़े दिनों पहले ही, उसके अंदर रेंट की जो लिमिट है, पहले 2,40,000 रुपए की लिमिट थी पूरे साल की, अब इसको बढ़ाकर इन्होंने 50,000 रुपए पर मंथ कर दिया है। पहले जो हम देखते थे वो ये देखते थे कि एक साल में 2,40,000 रुपए अमाउंट क्रॉस हो रहा है रेंट का या नहीं हो रहा है, और अगर रेंट का अमाउंट क्रॉस हो रहा होता था तब हमें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता था, और अगर 2,40,000 रुपए क्रॉस नहीं हो रहा है तो फिर हमें डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होती थी। अब इन्होंने क्या किया है कि एक मंथ की लिमिट चेक करेंगे। अगर एक महीने की लिमिट 50,000 रुपए क्रॉस कर जाएगी तो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, और अगर क्रॉस नहीं करेगी तो डिडक्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं
अगर आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो उसके ऊपर टीडीएस का जो रेट एप्लीकेबल होता है वो होता है 10% का, और जो उसकी लिमिट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पहले 2,40,000 रुपये साल की थी, अब 50,000 रुपये महीने की हो गई है। ठीक है जी, तो उसके ऊपर आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं एक बार के लिए 60,000 रुपये का आप किसी को रेंट पे कर रहे हैं और उस केस में 10% यानी कि 6,000 रुपये आपको उसके डिडक्ट करने पड़ेंगे और गवर्नमेंट को जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब अगर गवर्नमेंट को जमा करने की बात करें तो ये जमा करने की जो डेट होती है अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जमा करवाना पड़ता है। लेकिन मार्च के अंदर जो ये लिमिट है वो हो जाती है 30 अप्रैल। जैसे एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, अगर आप फरवरी में किसी का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो उसको आपको जो गवर्नमेंट को जमा करवाना है वो 7 मार्च तक जमा करवाना है। लेकिन अगर यही टीडीएस आप मार्च के महीने में डिडक्ट कर रहे हैं तो आपको 30 अप्रैल तक जमा करवाना है। ठीक है जी। अब दूसरी बात करते हैं, रेंट के अंदर जो दूसरा केस है वो है अगर आप प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे ले रहे हैं तो लिमिट तो वही है 50,000 रुपये महीने की, लेकिन जो उसका टीडीएस का रेट है वो है सिर्फ 2% का। यानी कि अगर आप किसी से मान लेते हैं एग्जाम्पल के दोबारा से 60,000 रुपये, 60,000 रुपये की कोई मशीनरी रेंट पे ले रहे हैं आप, तो उसके केस में 2% यानी कि 60,000 का 2% निकलता है 1,200 रुपये। तो 1,200 रुपये टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को आपको जमा करवाना पड़ेगा, वो भी अगले महीने की 7 तारीख तक, अगर आपका अप्रैल से लेकर फरवरी तक का महीना है तो, और अगर मार्च का महीना है तो अगले साल के 30 अप्रैल तक आपको वो गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये बात हो गई रेंट के। अब अपन दूसरी बात करते हैं। दूसरा केस आता है कमीशन का। यानी कि अगर आप किसी को कमीशन की पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। कमीशन के अंदर जो लिमिट थी पहले 15,000 रुपए की लिमिट होती थी और अब इसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 20,000 रुपए कर दिया है। यानी कि अगर आप साल में किसी एक पर्सन को 20,000 रुपए या उससे ज्यादा की कमीशन पे करेंगे तभी आपको टीडीएस उसका डिडक्ट करना पड़ेगा। अब अपन बात करें रेट की, तो जो इसका टीडीएस का रेट है वो पहले 5% का रेट होता था और अब गवर्नमेंट ने इसको घटा के 2% कर दिया है। ठीक है जी। लेट्स सपोज कि अगर आप किसी को 30,000 रुपए की पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर 30,000 का 2% यानी कि 600 रुपए आपको टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। वही सेम चीज हो गई अगले महीने की 7 तारीख तक। अगर आप मार्च के अंदर डिडक्ट कर रहे हैं तो 30 अप्रैल तक आपको जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं, ये कमीशन की बात हो गई। अगर तीसरे केस की बात करें तो सेक्शन होता है 194J। अब 194J के अंदर 2 तरीके की सर्विसेज होती हैं, एक प्रोफेशनल सर्विस और एक टेक्निकल सर्विस। दोनों ही केसों के अंदर रेट अलग अलग है। अब अपन पहले बात करते हैं इनकी लिमिट की। दोनों के अंदर जो लिमिट है पहले 30,000 रुपए की लिमिट होती थी। यानी कि अगर आप किसी से प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हैं या किसी से टेक्निकल सर्विस ले रहे हैं तो आपको उसको टीडीएस डिडक्ट करके देना पड़ता था 10% का या 2% का, विच एवर इज एप्लीकेबल। लेकिन उसकी लिमिट होती थी 30,000 रुपए, जो कि गवर्नमेंट ने अब उसको बढ़ा के 50,000 रुपए कर दिया है। यानी कि अगर मान लेते हैं अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस किसी से ले रहे हैं 40,000 रुपए की तो आपको किसी भी तरीके का टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। लेकिन अगर आपने उससे 40 की एक बार सर्विस ली और अगली बार जो उससे सर्विस ली वो ली 30,000 रुपए की, तो टोटल मिला के 70,000 रुपए की आपने सर्विस ले ली, तो पूरे 70,000 रुपए के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होएगा, ना कि सिर्फ 30,000 रुपए के ऊपर। ठीक है जी। जैसे ही लिमिट क्रॉस हो जाएगी उसी वक्त आपको पूरे के पूरे अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। ठीक है जी। अगर हम प्रोफेशनल सर्विस की बात करें तो जो उसका रेट होता है वो होता है 10% का, और अगर अपन टेक्निकल सर्विसेज की बात करें तो उसका रेट होता है 2% का। ठीक है जी। अब अपन अगली बात करते हैं। अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहे हैं, यानी कि इनको छोड़ देते हैं, नॉर्मल केसेस की बात करते हैं जैसे कि मैन पावर सप्लाई की सर्विसेज ले रहे हैं आप या कोई एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ले रहे हैं, तो हमें ये डिपेंड करता है। पहली बात तो इसके अंदर लिमिट की बात कर लेते हैं, जो लिमिट क्योंकि सेम ही है। अगर एक बिल की बात करें तो एक बिल की लिमिट है 30,000 रुपए की, और अगर पूरे साल की लिमिट की बात करें तो वो है 1,00,000 रुपए की। यानी कि अगर आप एक पर्सन से एक बिल की सर्विस ले रहे हैं, एक बिल के अंदर अमाउंट लिखा आया है, तो उसके अंदर जो एक बिल की लिमिट है वो है 30,000 रुपए की। लेट्स सपोज एक बंदे से आपने सर्विस ली और उसने 20,000 रुपए बिल आपको बना के दिया, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगला बिल उसने दोबारा से 20,000 रुपए का बना के दिया,
तब भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो 30,000 रुपए की लिमिट दी गई है वो सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट दी गई है। लेकिन अगर पूरे साल की लिमिट 1 लाख रुपए क्रॉस कर गई तो आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। लेट सपोज ऐसे ही 20-20 हजार रुपए के 5 इनवॉइस आए, तो 20 गुना में 5 तो हुए 1 लाख रुपए, तो किसी भी तरीके का टीडीएस डिडक्ट नहीं होना। लेकिन जैसे ही अगला बिल आया, मान लो 20,000 रुपए का दोबारा से, तो हो जाती है टोटल अमाउंट 1,20,000 रुपए की। तो पूरे 1,20,000 रुपए के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करके आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर 2 केस आते हैं कि एक तो आप इंडिविजुअल एचयूएफ है और दूसरा कि अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है। अगर आपके पास जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, वो पर्सन इंडिविजुअल की कैटेगरी में आता है या फिर एचयूएफ की कैटेगरी में आता है, तो उस केस में जो रेट अप्लीकेबल होता है वो होता है 1% का। और अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, उसको छोड़ के बाकी कोई और फर्म है, जैसे कि फर्म हो गई, कंपनी हो गई, कोई सोसाइटी हो गई, कोई ट्रस्ट हो गई, इस टाइप का कोई पर्सन है, तो उस केस में जो रेट है वो 1% नहीं है, वो के रेट 2% का रेट है। ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं सेक्शन 194A की, जो कि बात करता है इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट केस में 2 सिनेरियो बनते हैं, या तो आप बैंक हैं, सोसाइटी है या फिर पोस्ट ऑफिस है। और दूसरा केस होता है कि इनको छोड़ के बाकी कुछ आप हैं, मतलब आपकी जो फर्म है वो या तो कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, बैंक नहीं है, सोसाइटी नहीं है, और तीसरा जो है पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो उस केस में अलग सिनेरियो हो जाता है। ठीक है जी। अगर आप बैंक हैं, सोसाइटी है या फिर पोस्ट ऑफिस है, अगर ये किसी को इंटरेस्ट पे करते हैं तो फिर डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा सीनियर सिटीजन है या नहीं है। अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो पहले जो इसकी लिमिट थी वो 40,000 रुपए की लिमिट थी, जो कि इस बजट में बढ़ा के गवर्नमेंट ने 50,000 रुपए कर दी है। यानी कि 40,000 रुपए तक आपको किसी भी तरीके का टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं थी, और अब यही लिमिट 50,000 रुपए की हो गई है। यानी कि 50,000 रुपए तक अगर ये बैंक जो है, सोसाइटी या फिर पोस्ट ऑफिस अगर इंटरेस्ट पे करते हैं किसी को, तो उनको टीडीएस काटने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी। और अगर ये सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में जो लिमिट थी पहले वो 50,000 रुपए की थी, यानी कि 50,000 तक टीडीएस डिडक्ट करना नहीं था, और अब उसको बढ़ाई गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि अगर बैंक, पोस्ट ऑफिस अगर किसी को इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे और वो बंदा सीनियर सिटीजन है, तो 1 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं कि अगर आप बैंक नहीं है, सोसाइटी नहीं है या पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो क्योंकि जनरली अपने जो केसेस आते हैं वो इसी में फॉल करते हैं, क्योंकि हमारी ज्यादातर जो पर्सन है वो इंडिविजुअल कैटेगरी में आते हैं, या पार्टनरशिप कैटेगरी में आते हैं, या कंपनी की कैटेगरी में आते हैं। तो इन केसेस में पहले जो लिमिट थी इंटरेस्ट पेमेंट करने की वो 5,000 रुपए की थी, अब गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 10,000 रुपए कर दिया है। और जो इंटरेस्ट का रेट है, जो टीडीएस का रेट है, वो है 10% का। ठीक है जी। देखो दोस्तों, अभी जो हमने जो रेट्स की बात की है वो रेट्स एप्लीकेबल तब होते हैं जब सामने वाले बंदे के पास पैन कार्ड अवेलेबल है। लेकिन अगर सामने वाले बंदे के पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो रेट है टीडीएस का वो है 20% का। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब हमने ये बात कर ली, अब हमने टीडीएस जमा करवाने की बात कर ली। अब दूसरी बात करते हैं कि जो टीडीएस हमने जमा करवाया है इसको रिटर्न के अंदर हमें फाइल करना पड़ता है, क्योंकि टीडीएस जमा करवाना और टीडीएस की रिटर्न फाइल करना दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, पहले तो ये बात करते हैं। जैसे कि हमने मान लेते हैं फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी के महीने के अंदर हमने 10 पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन की जिनका हमने टीडीएस डिडक्ट किया। मान लेते हैं किसी का 1,000 रुपए, किसी का 2,000 रुपए, किसी का 5,000 रुपए, और टोटल ना के हमने 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को जमा करवा दिए। अब जो जमा होता है उसमें किसी का नाम नहीं जाता कि हमने मिस्टर राम का जमा करवाया है, मिस्टर श्याम का जमा करवाया है, मिस्टर मोहन का जमा करवाया है, इस तरीके से कोई भी नाम हमारा नहीं जाता। लेकिन जब हम अपनी उसकी रिटर्न फाइल करेंगे तो उस रिटर्न के अंदर हर एक बंदे का नाम जाएगा, हर एक बंदे की डेट जाएगी, और कितने रुपए हमने डिडक्ट किया है उसका, किस सेक्शन के अंदर जमा करवाया है, वो सब डिटेल जाएगी, ताकि उस बंदे को जब वो रिटर्न फाइल करे अपनी इनकम टैक्स की, वहां पे उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है जी। अगर अपन रिटर्न की बात करें तो रिटर्न फाइल करना जो है कंपल्सरी होता है इसकी, और हर क्वार्टर के अंदर इसकी रिटर्न फाइल की जाती है। अब अपन क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4।
क्वार्टर वन के अंदर जो पीरियड फॉल करता है वो करता है अप्रैल से लेकर जून तक का, यानी कि अप्रैल, मई और जून 3 महीने काउंट होंगे क्वार्टर वन के अंदर। और इसकी जो रिटर्न फाइल होगी उसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। ठीक है जी। अब दूसरे क्वार्टर की बात करते हैं। दूसरा क्वार्टर हुआ जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब जुलाई, अगस्त और सितंबर की अगर रिटर्न की बात करें तो इसकी लास्ट डेट बनती है 31 अक्टूबर। ठीक है जी। ऐसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थर्ड क्वार्टर की अगर अपन बात करें तो इसकी लास्ट डेट बनती है 31 जनवरी। और अगर फोर्थ क्वार्टर की बात करें, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो इसकी जो लास्ट डेट बनती है वो बनती है 31 मई। अप्रैल नहीं है इसकी डेट, इसकी डेट है मई। ठीक है जी, आई बात समझ में? ये हमने इसकी बात कर ली। अब अगर हमने बात की कि भाई अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करवाना होता है, या फिर मार्च के केस में 30 अप्रैल तक जमा कराना होता है टीडीएस, या फिर हमने जो रिटर्न की बात की, अगर हम लोग ये नहीं करवा पाते इस पीरियड के अंदर तो क्या कंसिक्वेंसेस हैं? ठीक है जी, अब इस बारे में बात करते हैं। अगर आप अगले महीने की 7 तारीख तक टीडीएस गवर्नमेंट को जमा नहीं करवा पाए किसी भी वजह से, तो उस केस में आपको गवर्नमेंट को 1.5% इंटरेस्ट के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ती है पर मंथ की। यानी कि अगर आपका अमाउंट मानते हैं 1000 रुपए का अमाउंट था, उसका 1.5% निकलेगा 15 रुपए, तो 15 रुपए का आपको इंटरेस्ट भी साथ में पे करवाना पड़ेगा। यानी कि आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को वो 1015 रुपए पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप 1 महीने से डिले हो जाते हैं तो। यही अगर 2 महीने से डिले हो जाओगे तो 3% हो जाएगा, ऐसे 3 महीने का हो जाएगा तो 4.5% का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब अपन बात करें, अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की, जैसे 31 जुलाई लास्ट डेट थी, 31 अक्टूबर थी, उसके बाद अगर आप फाइलिंग कर रहे हो तो उस केस में जो पेनल्टी है वो है 200 रुपये पर डे। ठीक है जी। लेकिन अगर आपका टीडीएस का अमाउंट ही उससे कम आ रहा है, जितना रुपए का आपका लेट फीस बन गया, तो उस केस में मैक्सिमम पेनल्टी है जितने रुपए का आपका टीडीएस अमाउंट है। लेट सपोज आपका टीडीएस का अमाउंट है 100 रुपए का और आपने 2 दिन डिले कर दी रिटर्न, तो 2 दिन के हिसाब से 200 गुना में 2, 400 रुपए की आपकी पेनल्टी बनती है, लेट फीस बनती है। लेकिन क्योंकि टीडीएस का अमाउंट ही आपका 100 रुपए है, तो जो लेट फीस आपकी लगेगी वो 100 रुपए ही लगेगी, उससे ज्यादा नहीं लगेगी। तो ये हमने सारी बात की टीडीएस के रिगार्डिंग। अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई डाउट है, किसी तरह की कंफ्यूजन रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।